पढ़ना है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से नीचे प्रेजेंट होता है और जो डक्ट हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंबाइन करती है, यानी उस डक्ट को कहते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के पास होती है ब्लड वेसल और इसके पास होते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल के नर्व फाइबर, यानी न्यूरोसिक्रेटरी सेल के फाइबर प्रेजेंट होते हैं इसके पास। अब ये इनके दरमियान कनेक्शन का काम करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब हैं, पोस्टीरियर, मीडियन और एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड आज हम पढ़ेंगे। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे जो भी सिक्रीशन रिलीज़ होती है वो फर्दर दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करती है, यानी वो रिलीज़ करे या ना करे उसे कंट्रोल करती है। इस वजह से इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 6 हार्मोन हैं। एक जो फर्दर 6 के 6 ही दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं कि वो अपनी सिक्रीशन करें। ग्रोथ हार्मोन को स्मैटोट्रोफिक हार्मोन भी कहा जाता है। ये रिलीज़ होता है बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, यानी सबसे पहले हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज़ होगा। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करे। इसके बाद ये ग्रोथ हार्मोन है वो जाके ग्रोथ कराता है इंडिविजुअल में। अगर ग्रोथ हार्मोन की स्टिमुलेशन को कम करना हो, यानी इसकी ग्रोथ को रोकना हो, तो फिर स्मैटोस्टेटिन रिलीज़ होता है हाइपोथैलेमस से ताकि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर सके। ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, यानी ये सेल की डिवीज़न कराता है और सेल की ग्रोथ कराता है। इसके अलावा ये अमीनो एसिड की अपटेक करेगा, यानी ये सेल के अंदर अमीनो एसिड को लेके जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बना सके। अब ग्रोथ हार्मोन के 3 केसेस बन सकते हैं, यानी अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है कम है तो फिर इसके 3 केसेस बन सकते हैं, ड्वार्फिज्म, जिजांटिज्म और एक्रोमेगली का। ड्वार्फिज्म हम इसे आम जुबान में बोना कहते हैं, बोनापन, यानी ये ड्यूरिंग चाइल्डहुड जब ग्रोइंग एज होगी उस दौरान ग्रोथ हार्मोन अगर रिलीज़ ना हो, अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा तो फिर उस इंडिविजुअल की ग्रोथ नहीं होगी, यानी उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी, उसके बोन्स आगे ग्रोथ नहीं करेंगी। लेकिन इससे कोई भी बॉडी के पार्ट्स में कमी नहीं आती, यानी वो उतने ही रहते हैं। ना ही उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है, ना ही उसके ब्रेन पे कोई इफ़ेक्ट होता है और ना ही उसका IQ डिस्टर्ब हो सकता है, यानी सिर्फ उसकी हाइट कम रह जाती है। दूसरा केस आता है जिजांटिज्म का, यानी ड्यूरिंग चाइल्डहुड जब ग्रोइंग एज थी उस दौरान अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ होता है तो ये जिजांटिज्म की कंडीशन कहलाती है और इसमें इंडिविजुअल की एबनॉर्मली हाइट इंक्रीज़ होती है, यानी वो उसका कद बहुत बड़ा हो जाता है। और अगर ये दोनों फैक्टर ना हुए, यानी ड्यूरिंग चाइल्डहुड ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ ना हुआ लेकिन आफ्टर ग्रोइंग एज ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो रहा हुआ, तो फिर एक्रोमेगली की कंडीशन आती है, जिसमें अब बोन के पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो फर्दर इंक्रीज़ हो सके। ये इसलिए सिर्फ बोन की थिकनेस इंक्रीज़ होती है, इस वजह से इसे एक्रोमेगली कहा जाता है। अब इसकी सबसे बड़ी ये देख सकते हैं कि उस बंदे के हाथ और पाँव बढ़े हुए होंगे, यानी उसकी हड्डियाँ वहाँ से जॉ बोन, हाथ और पाँव की हड्डियाँ उसकी बढ़ी हुई होंगी, बड़े बड़े हाथ और पाँव होंगे। अगला हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी जब हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होगा थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर तो फिर ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा और उसे स्टिमुलेट करेगा कि वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करे, यानी उसकी सिंथेसिस कराएगा और उसकी सिक्रीशन कराएगा। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आगे जाके थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा और उसके एंडोक्राइन फंक्शन को स्टिमुलेट कर देगा, यानी कि वो अपनी सिक्रीशन कर सके।
और ताकि ये अपने जो इसने हार्मोन रिलीज़ करने हैं वो रिलीज़ कर सके। अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा मिकदार में होता है तो फिर इसकी हाइपरथायरॉयडिज्म का केस है, यानी एक्सेस ऑफ थायरॉक्सिन रिलीज़ होंगे। और अगर ये कम मिकदार में होगा तो फिर हाइपोथायरॉयडिज्म की केस है। इसके बाद एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जब हाइपोथैलेमस से कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज़ होगा और ये फिर इसे स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि वो रिलीज़ कर सके एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन को। और अब जो ये CRF है, ये इस तरह रिलीज़ होता है कि अगर ब्लड में स्टीरॉयड की मिकदार ज़्यादा है, स्टीरॉयड यानी लिपिड का कंटेंट अगर ब्लड में ज़्यादा है, तब भी ये फैक्टर रिलीज़ हो सकता है। या तो ये अगर लिपिड का कंटेंट ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी ये रिलीज़ हो रहा है ये फैक्टर, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये नर्वस स्टिमुलेशन यानी डायरेक्ट नर्वस की स्टिमुलेशन से हो रहा है। यानी या तो ये स्ट्रेस की कंडीशन है या कोल्ड, हीट, फैटीग और पेन, इन्फेक्शन की कंडीशन है। इसके केस में ये फैक्टर रिलीज़ होगा जो आगे जाके एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन को रिलीज़ करेगा। फिर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एड्रीनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड की सिक्रीशन कराता है। यानी ये दो हार्मोन को रिलीज़ करता है, कॉर्टिसोन एंड एल्डोस्टेरोन, जो स्ट्रेस की कंडीशन में रिक्वायर होते हैं बॉडी को नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए। इसके बाद आते हैं जी गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गोनाड से रिलीज़ होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हार्मोन रिक्वायर होते हैं उन्हें गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल में, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसे इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहा जाता है जो मेल में प्रेजेंट होता है। और प्रोलैक्टिन और इसे ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। इन तीनों हार्मोन को मिला के गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होता है और इसके फंक्शन को रेगुलेट करता है।